जैसा कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को हमने समझा, परिभाषित किया, उसी से ये बात सामने आई कि जो अराजकतावादियों ने, व्यक्तिवादियों ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है, उसके विपरीत, उस प्रतिक्रिया स्वरूप लोक कल्याण, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का जो दायित्व राज्य का है, संविधान के चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों में जो दिशा सूचक सूची प्रस्तुत करता है, जिसका प्रजातंत्र मूल है, प्रजा के द्वारा किया जाने वाला शासन मूल उस अवधारणा में है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत के प्रति सार्वभौमिक चेतना का वातावरण तैयार करता है। और अलग अलग विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित किया है। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसे राज्य को कहा गया है जिसमें सभी नागरिकों के जीवन स्तर, नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य दायित्व समझे हुए राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। नागरिकों को अधिक से अधिक सुखी बनाने का काम करता है, वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। रोजगार का, अवसर की समता का, सामाजिक सुरक्षा का, आय का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सभी के व्यापक संदर्भ में उपलब्ध करवाना, आय के अधिकाधिक समान वितरण करवाना। अब हम चर्चा करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य है, उसमें एनसाइक्लोपीडिया की परिभाषित किया हमने पिछले वीडियो में। अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषित हुई, T.W. केंट ने परिभाषित किया। और अब हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जिन्होंने इस लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित किया, वो इस प्रकार से है: सबको समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ, अवसर की समता प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई अंतर है उसको मिटाना, समता का वातावरण करना, आर्थिक न्याय को स्थापित करना और सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ताकि वो गरिमा से, स्वतंत्रता से और स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा लोक हितकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। उसी दृष्टि से न्यायमूर्ति MC छागला ने लोक कल्याणकारी राज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है: लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे सेतु का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सके जो उत्थानकारी, उद्देश्यपूर्ण हो। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाता है। जैसा कि इन्होंने, न्यायमूर्ति MC छागला ने बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है, ऐसे सेतु का निर्माण करना है, ऐसे सीढ़ी का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति दलदल से, पतित अवस्था से निकलकर, पददलित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके या ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण हो
लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा यथार्थपूर्ण जीवन या ऐसा गरिमा के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना, वो राज्य को उस अवसर मुहैया करवाना है, उस अवसर को प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाता है। इन उद्देश्यों के द्वारा एक लोक कल्याणकारी राज्य है वह पतित अवस्था से निकलकर उन्नत अवस्था को जो प्राप्त करता है, उस उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण जो कार्य हैं वह लोक प्रशासन को करने हैं। लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित है। जैसा कि लोक कल्याणकारी अवधारणा है, लोक कल्याण का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के न्यूनतम जीवन स्तर को प्रदान कर सके राज्य, व्यक्ति गरिमा के साथ स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के सिद्धांत के आधार पर बंधुत्व के आधार पर अपना जीवन गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके, स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित है, यानी जनता के हित से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है या लोक हित से जुड़ा हुआ राज्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा, ऐसा मानना है। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास में सहयोग देने के लिए अपने संकल्प को अभिव्यक्ति देता है। यानी लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास में सहयोग देने के लिए अपने संकल्प को अभिव्यक्ति देता है और वह समाज में व्याप्त शोषण की समाप्ति और ऐसे वातावरण की रचना करना चाहता है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति कर सके। समाज में जो व्याप्त है पतित अवस्था है, व्याप्त शोषण है, उसको समाप्त कर ऐसे वातावरण की रचना करना जिसमें व्यक्ति है वह अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में गरिमा के साथ या स्वाभिमान के साथ जीवन का यापन कर सके। वह लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होगा? लोक कल्याणकारी राज्य की जो मान्यताएं हैं वो किस प्रकार से होंगी? उस लोक कल्याणकारी राज्य की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है, लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है, यानी जो अराजकतावादियों ने, व्यक्तिवादियों ने, हस्तक्षेपवादी राज्य को नकारात्मक बताया था, नकारात्मक दृष्टि से उनकी आलोचना की थी, राज्य को आवश्यक बुराई माना था, उसके विपरीत उस प्रतिक्रिया स्वरूप जो लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा आई, उस लोक कल्याणकारी अवधारणा एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए राज्य है। वह सकारात्मक राज्य है, नकारात्मक राज्य नहीं है जैसा कि हस्तक्षेपवादी राज्य में कहा गया है। A.R. देसाई का लेख द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट में राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि अच्छाई लाने में समर्थ है, ऐसा A.R. देसाई ने अपने लेख में बताया है कि राज्य जो अराजकतावादी व्यक्तिवादियों ने राज्य को आवश्यक बुराई बताया था उसकी बजाय अच्छाई लाने का एक साधन है और समर्थ है। दूसरी विशेषता है, हम लोक कल्याणकारी राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है, यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र का सबसे बड़ी परिभाषित अर्थ है।
तो ऐसा प्रजातांत्रिक राज्य जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको अवसर की समता, सबको समानता से व्यवहार, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। ऐसा प्रजातांत्रिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य ही हो सकता है। जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमने अभिकल्पना की है, उस अभिकल्पना में वह राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य ही हो सकता है, या प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित ही राज्य हो सकता है। तीसरी विशेषता है तीसरी विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर है उन दोनों का संयुक्त उपक्रम हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी अर्थव्यवस्था भी समानांतर कार्य करेंगी और राजकीय अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्योग धंधे भी चलेंगे, या राजकीय अधिग्रहण किए हुए या राजकीय सार्वजनिक जो उपक्रम हैं वो भी बराबर चलेंगे, और उसके पैरेलल, उसके समानांतर निजी उद्योग के क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उपक्रम भी चलेंगे। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य दोनों ही अर्थव्यवस्था का प्राइवेट और पब्लिक इकोनॉमी पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था पर कार्य करेगा, ऐसा तीसरी विशेषता में बताया गया है। उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और प्रमुख लक्षण बताए गए हैं, जैसा कि आर्थिक सुरक्षा। आर.डी. अग्रवाल की इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया में प्रमुख उन तत्वों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार से हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था, पूर्ण रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, अवसर की समानता, जो कि एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी राज्य की एक विकसित अर्थव्यवस्था होगी तभी हम कह सकते हैं कि राज्य में कोई अर्थव्यवस्था नाम की चीज़ है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है, जैसा कि वर्तमान सरकार ने प्रत्येक हाथ को एक रोजगार हो, आत्मनिर्भर भारत बने, इस दृष्टिकोण से ऐसा वेलफेयर जो स्टेट है वह पूर्ण रोजगार देने की गारंटी देता है, गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ न्यूनतम जीवन स्तर जीने का अधिकार देता है, सामाजिक सुरक्षा और अवसर की समानता प्रदान करता है। इस प्रकार से दूसरी जो सुरक्षा है वह राजनीतिक सुरक्षा है। राजनीतिक शक्ति का जनहित में प्रयोग, जनतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक लोकहित की साधना के बिना लोकहितकारी राज्य केवल उसी प्रकार का हो सकता है जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर होता है। राजनीतिक जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है वह है राजनीतिक शक्ति का जनहित में प्रयोग, यानी जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, जिसका तात्पर्य है राजनीतिक हित की साधना के बिना
लोकहितकारी राज्य केवल उसी प्रकार का हो सकता है जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर, यानी जो भी राजनीतिक लोकहित की साधना है वह लोकहित के कारण ही पर ही संभव है, लोकहित के कारण ही संभव है या लोकहित पर अवलंबित है। इस प्रकार से जैसा कि कहा गया कि बिना आत्मा के शरीर नहीं होता, आत्मा चली जाती तो शरीर एक पुतला होता है, मिट्टी हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी राज्य है वह लोक कल्याणकारी या लोकहित का राज्य जब भी कहलाएगा जब राजनीतिक लोकहित की साधना जनतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए कार्य करेगा। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य है सामाजिक समानता की स्थापना। सामाजिक समता को स्थापित करना, किसी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, रंग भेद न करते हुए गरिमा के साथ जीने का अधिकार देना और सामाजिक दृष्टि से भेदभाव न करते हुए अवसर की समता प्रदान करना, ऐसा सामाजिक सुरक्षा का चक्र प्रदान करना, वह सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। इसी प्रकार से तीनों सुरक्षा के बाद में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा के पश्चात जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उस अवधारणा के आधार पर हम लोक कल्याणकारी राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं उसका हम विवेचन करते हैं। यानी लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य में क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य है बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक शांति। इसका तात्पर्य होगा किसी भी देश की एकता और अखंडता व सुरक्षा, वह राज्य तभी सुरक्षित है जब बाह्य आक्रमण से वह सुरक्षित है और देश में आंतरिक शांति है। बाह्य आक्रमण से सुरक्षित है और देश में आंतरिक शांति है, कानून व्यवस्था है, तभी ही देश में विकास संभव है। नहीं तो राज्य अस्थिर हो जाएगा, विकास का काम अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पहला उसका कार्य यह है कि वह बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, सुरक्षा करे और देश में कानून व्यवस्था स्थापित करते हुए आंतरिक शांति स्थापित करे। दूसरा कार्य है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान करते हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसमें सबको समान अवसर प्रदान करें, किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, गरीबी और अमीरी की जो बढ़ती हुई खाई है उसको कम करते हुए सबको समान अवसर प्रदान करें और आर्थिक क्रियाकलापों में अवसर की समता या अवसर मुहैया करवाने का दायित्व है वह वेलफेयर स्टेट का है, लोक कल्याणकारी राज्य का है। तीसरा कार्य है राजनीतिक सुरक्षा संबंधी कार्य। जैसा कि राजनीतिक जो सुरक्षा का हमने अभी चर्चा की कि बिना आत्मा के शरीर है, अगर कोई राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है और वह लोकहितकारी या लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करता तो वह शरीर एक पुतला मात्र है। उसी प्रकार से राजनीतिक सुरक्षा के कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य करता है। सबको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के, राजनीतिक जो वातावरण है, पर्यावरण है, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें सबको अवसर की समता प्रदान करना राजनीतिक सुरक्षा संबंधी कार्य बताएं। अगला जो कार्य है वह सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य है। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य यही है कि सामाजिक समता, सौहार्द, बंधुत्व, स्वतंत्रता, इनको स्थापित करते हुए किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो, ऐसी सुरक्षा प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। शिक्षा जहाँ व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत एवं संस्कारवान बनाती है। शिक्षा को हम आज रोजगार से जोड़ते हैं, किंतु शिक्षा व्यक्ति का स्वावलंबन का पाठ ही पढ़ाती है। शिक्षा संस्कारित बनाती है, शिक्षा सभ्य बनाती है।
शिक्षा नागरिकों को सिविक सेंस सिखाती है, नागरिक पर्यावरण में कैसा जीना है वो सिखाती है, और स्वास्थ्य संबंधी कार्य और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी लोक कल्याणकारी राज्य है अपने देश के व्यक्तियों को, नागरिकों को जो स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा चक्र या स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं, दवाएं, जांचें उपलब्ध करवा सकती है वह राज्य करवाता है। इसलिए वेलफेयर स्टेट के जो कार्य हैं शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य कहे गए हैं। अगला है सामाजिक सेवाओं का संपादन। सामाजिक सेवाएं पेंशन है, एक्सीडेंट बीमा है, जीवन बीमा है, सेवानिवृत्ति लाभ है, सेवानिवृत्ति वृत्ति है। ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं वह वेलफेयर स्टेट का काम है। उन सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का जो संपादन करता है वह वेलफेयर स्टेट कहलाता है। इन सामाजिक सेवाओं के बिना हम लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगला है समाज सुधार संबंधी कार्य। समाज में परिवर्तन, प्रगतिशील विचारों के साथ साथ समाज में सामाजिक सुधार की गतिविधियां बढ़ें, समाज को एक सुसंस्कारित, सभ्य, सक्षम और सबल बने। उस सबल समाज में जिसका सुरक्षा चक्र मजबूत रहे, ऐसा समाज सुधार संबंधी कार्य जन आंदोलन के लिए छुआछूत, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, धर्म, जाति, नस्ल, रंग भेद इत्यादि नहीं हो, ऐसे समाज सुधार संबंधी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। अगला है मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य का ये भी दायित्व है कि वे व्यक्ति या नागरिकों को मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था भी करें। जैसा कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में, नगरों में, कस्बों में, गाँवों में मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जाती है। आज से बहुत सालों पहले बचपन में हमने गांव में देखा था कि टीवी की व्यवस्था कहीं नहीं होती थी, किंतु सरकारी विद्यालय में टीवी चलता था। पूरे गांव के लोग उसमें देखने आते थे। वो एक वेलफेयर स्टेट का ही कार्य था कि पूरे गांव को शाम को थक हार के जब व्यक्ति आता है तो थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए वह अपने सामने एक टीवी देख सके। आज सबको मोबाइल में है, घर में है, किंतु उस समय गाँव तक भी मनोरंजन की जो व्यवस्था है वह लोक कल्याणकारी राज्य की ही देन है। आज ही बड़े बड़े शहरों, महानगरों में, मॉल में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में सिनेमा हॉल, खेल, गेम, अत्याधुनिक गेम्स हैं, और बच्चों के मनोरंजन के साधन, बड़े बूढ़ों के मनोरंजन के साधन, वाटर पार्क इत्यादि मनोरंजन के साधन की व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। न्याय व्यवस्था की स्थापना। सच का सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसी न्याय व्यवस्था। जैसा कि विक्रमादित्य के समय कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था अच्छी स्थापित थी। उस न्याय व्यवस्था की जो स्थापना है वह लोक कल्याणकारी राज्य की प्रथम आवश्यकता है। किसी के साथ गरीबी, उसकी बदहाली के साथ भेदभाव न करते हुए सबके साथ न्याय हो। अमीरी, सक्षमता या अप्रोच या पहुंच वाला, ऐसा उसके साथ अलग तरह का व्यवहार हो, ऐसी व्यवस्था न हो। और न्यायिक जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसको सभी को सुलभ हो जाए, ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है कि न्याय व्यवस्था स्थापित हो
ऐसे वेलफेयर स्टेट में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य करते, जैसे राष्ट्रीय आपदा है। वर्तमान में वैश्विक आपदा कोविड-19 कोरोना वायरस से जो संक्रमित बीमारी फैली है पूरे विश्व में, उसके महत्व को देखते हुए प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वह एक दूसरे की मदद करे। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के हैं। किसी भी देश में आपदा, भूकंप, जलप्लावन या आकस्मिक आपदा आई है तो उस समय सभी देशों का दायित्व है कि उस देश की सहायता, सुरक्षा इत्यादि का कार्य करे। उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य कहते हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महत्व में सब देशों का जो सहयोग और मदद करने का दायित्व है वह केवल वेलफेयर स्टेट कर सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य कर सकता है, जिसे हम जन कल्याण से जुड़ा हुआ मानते हैं। अगला और अंतिम है निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल लोक कल्याणकारी राज्य देता है। कमज़ोर वर्ग के उत्थान का, संरक्षण का विशेष दायित्व राज्य पर निर्भर करता है। जैसा कि हस्तक्षेपवादी राज्य में बताया गया था कि सर्वाइवल द फिटेस्ट, व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा और जो जीतेगा बुद्धिमान, विवेक होगा, सक्षम होगा, वो होगा। किंतु वेलफेयर स्टेट इसकी विपरीत चिंता करता है कि सबल सक्षम व्यक्ति की तो अपने आप खुद सुरक्षा करता है वह स्वयं, किंतु निर्बल कमज़ोर वर्ग के लोगों की चिंता कौन करेगा? वह एक वेलफेयर स्टेट करेगा। ऐसा वेलफेयर स्टेट का दायित्व माना गया है कि वेलफेयर स्टेट में निर्बल वर्गों के उत्थान, कमज़ोर वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया, ताकि लोगों को लगे कि कानून व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का कहीं न कहीं वो ये नहीं समझे कि हम पैसे की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और धनबल और भुजबल की दृष्टि से हम कमज़ोर हैं। ऐसे वर्गों के लिए कानून सहायता करेगा, शासन सहायता करेगा और इनको विशेष संरक्षण, विशेष प्रावधान के तहत आगे बढ़ाते हुए इनको महत्व देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य है वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर हम इसका मूल्यांकन करें, राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानता वरन सहयोगी संस्था मानता है। लोक कल्याणकारी राज्य सबकी चिंता करता है, अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई बनी हुई है और बढ़ी हुई है उसको कम करता है। ऐसा वेलफेयर स्टेट जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का संकल्प लिया है, व्यक्ति को गरिमा के साथ, व्यक्ति को अब स्वाभिमान के साथ, सामाजिक सुरक्षा के साथ, राजनीतिक सुरक्षा के साथ, आर्थिक सुरक्षा के साथ जो जीने का अवसर मुहैया करवाता है, अवसर की क्षमता प्रदान करता है और समय समय पर कमज़ोर वर्ग, निर्बल वर्ग को संरक्षण देता है, सहायता करता है, उन्नति के अवसर मुहैया करवाता है, अवसर की क्षमता सबको प्रदान करता है। ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।